जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। चलिए आज हम इन 10 मिनटों में समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसमें कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हम कर चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं उससे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 क्या कहता है। ठीक है, यानी आज हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। तो पहले देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 29 देखिए, आर्टिकल 29 कहता है कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे, किसके आधार पे? यानी कि जाति, ठीक है, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे, और भाषा के आधार पे आप किसी शिक्षण संस्थान या किसी विद्यालय या इंस्टीट्यूट या कॉलेज में किसी भी अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, यानी पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, किसमें कहा गया? आर्टिकल 29 में। यानी कि आप किसी भी विद्यालय या किसी भी कॉलेज में आप इस आधार पे किसी को आप नहीं रोक सकते हो कि किसी की जाति ऊंची है तो उसको पढ़ने दिया जाएगा, या किसी की जाति नीची है तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप इस आधार पे किसी विद्यालय में किसी भी अल्पसंख्यक को आप मतलब शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हो, पढ़ने से आप नहीं रोक सकते हो। यानी 29 में क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे, ठीक है, किसके आधार, इनके आधार पे किसी शिक्षण संस्थान, ठीक, किसमें? शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें विद्यालय भी आ जाएंगे। ठीक है, विद्यालय आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएंगे। यानी कि विद्यालय में किन्हें? अल्पसंख्यक को। किन्हें? अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक को यानी कि माइनॉरिटी को, MI, माइनॉरिटी को क्या नहीं कर सकते आप? शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि आप किसी को जो है इस आधार पे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं कि उसकी जाति जो है, जैसे ब्राह्मण है तो उसको पढ़ने दिया जाएगा, या कोई दलित वर्ग का कोई भी जाति हो, ठीक है, उसको इस आधार पर नहीं रख सकते हैं कि तुम्हारी जाति नीची है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप जाति के आधार पे ये भेदभाव नहीं कर सकते हो। धर्म के आधार पे भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। कैसे? मान लिया कि जहाँ पे बहुत संख्या, मैंने बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू धर्म के हैं, वहां पर स्कूल कॉलेज में मैक्सिमम अमूमन सी बात है कि जो वहाँ पे हिंदू वर्ग के लोग जो है वो ज़्यादा होंगे, हिंदू के बच्चे जो है वो ज़्यादा होंगे। तो अगर वहाँ पे कोई मुस्लिम वर्ग का बच्चा आ जाता है, या अब बौद्ध धर्म या जैन धर्म या सिख धर्म का कोई बच्चा आ जाता है जिसकी संख्या कम है, तो आप उसको इस आधार पे आप नहीं रोक सकते हो कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हें विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि धर्म के आधार पे भी आपको विद्यालय में भेदभाव नहीं करना। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 15। क्या पढ़ाया था? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हमने बताया था कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करना है देश में। यहाँ पे देश का बात नहीं हो रहा। आर्टिकल 29 कहता है कि जाति और धर्म के आधार पे आप विद्यालय में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसी को पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। कहाँ पे? विद्यालय में, यानी शिक्षण संस्थान में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में। क्लियर है? अब बात आती है, देखिए, संस्कृति और भाषा के आधार पर। देखिए, पहले हम देखेंगे संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, यानी कि आप किसी को इस आधार पे आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि आपकी संस्कृति अलग है। जैसे आप दक्षिण भारत के लोग आप देखते होंगे कि वहाँ पे ट्रेडिशन है, ठीक है, उजला लुंगी पहनने का या उजला धोती पहनने का। तो अगर किसी विद्यालय में दक्षिण भारत का कोई बच्चा आकर के अगर बिहार में पढ़ना चाहता है, तो बिहार में सही बच्चे क्या होंगे? शर्ट पैंट पहनेंगे। और वही अगर उजला धोती पहन करके अगर विद्यालय में पहुंच जाएगा, तो उसको जो है आप इस आधार पे उसको आप नहीं भगा सकते, या इस आधार पे आप नहीं रोक सकते कि तुम धोती पहन के आया है, तुम यहाँ पर नहीं पढ़ सकता है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? यानी कि संस्कृति यानी कल्चर के आधार पे भी आप किसी को पढ़ने से रोक नहीं सकते। या भाषा के आधार पे, यानी तुम्हारी भाषा मलयालम है, यहाँ पे हिंदू मतलब हिंदी स्कूल है या अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, तुम्हारी भाषा मलयालम है, तुम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। आप इस आधार पे आप अल्पसंख्यक को नहीं रोक सकते। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया कि जाति के आधार पे किसी को रोकना नहीं है, धर्म के आधार पे नहीं रोकना, संस्कृति यानी कल्चर के आधार पे नहीं रोकना, यानी भाषा कोई भी भाषा उसके आधार पे आप किसी को पढ़ने से रोक नहीं सकते।
अच्छा, आर्टिकल 29 जो है वो किसके लिए कहा गया? आर्टिकल 29 कहा गया है आपको अल्पसंख्यक के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए, मेन रूप से अल्पसंख्यक। तो पहले हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक होता क्या है। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिसकी संख्या 10% से कम है उसे हम अल्पसंख्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी संख्या क्या हो? 10% से कम। ठीक। वही अगर हम यूपी बिहार में देखें तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे? सिख धर्म के लोग, आपका बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, जिनकी संख्या बिहार और यूपी में क्या है? कम है। वही अगर हम पूर्वोत्तर राज्य में देखें, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, वहां पे हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक में है। ठीक है, हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक में है। तो वहां पे हिंदू को इस वजह से नहीं रोका जा सकता है कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी धर्म अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में देखेंगे तो ज्यादातर आपको लोग जो है बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। उसी प्रकार से हमारे बिहार, यूपी या वेस्ट बंगाल में यहाँ पे उनकी संख्या कम होगी, जैन धर्म की संख्या कम होगी, बौद्ध धर्म की संख्या कम होगी। तो आप उसको इस आधार पे नहीं रोक सकते हो। यानी जिस राज्य में अल्पसंख्यक हैं, आप उसको पढ़ने से विद्यालय में आप नहीं रोक सकते। क्लियर है? अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जिसकी संख्या क्या हो? 10% से कम हो, वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे अल्पसंख्यक होंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक की गणना जो है वो देश लेवल पे नहीं होती है, राज्य लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है। आप सुने हैं कि भारत में जो है वह अल्पसंख्यक, मतलब इस धर्म के लोग या इस भाषा के लोग जो है वो अल्पसंख्यक में है? नहीं, आप क्या सुनते हैं? राज्य लेवल पे, यानी कि बिहार राज्य में जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक में है, या पूर्वोत्तर का असम राज्य में हिंदू धर्म के लोग क्या है? अल्पसंख्यक में। यानी कि अल्पसंख्यक की गणना जो है वह देश लेवल पे होती है, राज्य लेवल पे? राज्य लेवल पे। क्लियर है? और अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जिसकी संख्या जिस राज्य में 10% से कम है, उस राज्य में वह धर्म क्या होगा? अल्पसंख्यक में होगा। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अल्पसंख्यक की गणना तो एक तो हो गया राज्य लेवल पे। अच्छा, इसमें जो है अल्पसंख्यक का गणना वह धर्म के आधार पे होता है या जाति के आधार पे? बताइए, धर्म के आधार पे होगा या जाति के आधार पे? ठीक है, ये होगा धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे। आप कभी नहीं सुने होंगे कि ब्राह्मण जाति का जो है वह अल्पसंख्यक में है। सुने हैं कभी? या राजपूत जाति का अल्पसंख्यक में, या कुम्हार जाति का अल्पसंख्यक में? आप कभी नहीं सुने। क्या सुने हैं? हिंदू धर्म अल्पसंख्यक में है, या मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक में है, या जैन धर्म अल्पसंख्यक। यानी कि अल्पसंख्यक का गणना राज्य लेवल पर होती है और धर्म के आधार पे किया जाता है और भाषा के आधार पे। यानी भाषा के आधार पे आप कह सकते हैं कि यह जो है वो अल्प, इस भाषा के लोग जो है वो अल्पसंख्यक में है। लेकिन यहाँ पर हो गया एक बड़का झोल। झोल यह हुआ कि आप आरक्षण या नौकरी में या कहीं भी जो आरक्षण दिया जाता है, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि अनुच्छेद 16 के तहत, वो आरक्षण जो आपको मिलता है जाति के आधार पे। यानी कि उसमें कहा जाता है कि हाँ, SC ST के लोगों को इतने % आरक्षण है, जनरल वाले लोगों को जो है वह 10% आरक्षण है, इस जाति के लोग को जो है इतना % आरक्षण है। यानी आरक्षण मिलता है आपको किसके आधार पे? जाति के आधार पे। लेकिन अल्पसंख्यक की गणना किसके आधार पे होती है? धर्म और भाषा के आधार पे। क्लियर है? और अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जिसकी संख्या 10% से कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक कहेंगे। ठीक। तो आर्टिकल 29 समझ में आया? यानी कि किसी को भी हम जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे किसी भी विद्यालय या किसी भी कोचिंग में हम उसको पढ़ने से हम नहीं रोक सकते। क्लियर है? आर्टिकल 29 में कहा गया। चलिए आप समझते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 29 तो बोल दिया कि आपको क्या करना है, आपको जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे किसी अल्पसंख्यक, यानी कि जिसकी संख्या कम है, कितनी कम? 10% से कम, उसको आप शिक्षण संस्थान में पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। यह ऑलरेडी पहले अधिकार दे दिया गया। किसमें? 29 में। लेकिन वही आर्टिकल 30 में कहा गया कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, कौन से लोग? अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी विद्यालय में या किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने में अगर असहजता महसूस करता है, यानी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो वह अलग से संस्था खोल सकता है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में कहा गया कौन? यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में अनकंफर्टेबल फील करता है पढ़ने के लिए, यानी कि असहजता महसूस करता है, असहजता यानी अनकंफर्टेबल, असहजता महसूस करता है, तो वो क्या कर सकता है? अपना संस्था खोल सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? अपना संस्था खोल सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्या कर सकता है? अपना संस्था खोल सकता है।
ठीक है, यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 30 के तहत कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी विद्यालय में जाते हैं, वहां पर अगर उनको लगता है कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो वह अपनी संस्था खोल सकती है। अच्छा, संस्था तो खोल देगी, लेकिन उसका टीचर कौन प्रोवाइड करेगा भाई? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी बजट कहाँ से आएगी? ठीक है, तो सरकार कहती है, जब संविधान इसका अधिकार दिया गया है कि अगर आप किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने गए हो, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप अपनी संस्था खोल सकते हो। लेकिन संस्था चलाने के लिए तो पैसे आने चाहिए, टीचर होने चाहिए। तो सरकार कहते हैं कि आप उसका टेंशन मत लीजिए, उसके लिए टीचर सरकार प्रोवाइड करेगी। टीचर की सैलरी, टीचर तो फ्री में काम नहीं करेगा, टीचर की सैलरी सरकार प्रोवाइड करेगी। मतलब उस संस्था के लिए बजट सरकार प्रोवाइड करेगी। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के लिए बजट सरकार देती है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे संस्थानों के लिए भी सब बजट कौन देगी? सरकार देगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि मान लिया जाए कि कोई स्कूल में संस्कृत विद्यालय, ठीक है, वे क्या है? संस्कृत विद्यालय ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके संस्कृत विद्यालय के जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो टिक्की रखते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा टिक्की होता है, और वो उनका वस्त्र जो है वो गेरुआ वस्त्र होता है। तो आप सपोज कीजिए कोई ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल या कोई सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, तो सभी बच्चे जो उसको देख करके हंसेंगे। ठीक है, जब देख करके हंसेंगे, तब उसको अनकंफर्टेबल फील होगा कि भाई हम कहाँ आ गए। ठीक, उसका पढ़ने में माइंड नहीं लगेगा, पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा, यानी कि वहां पर क्या है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप देखते होंगे कि बहुत सारे संस्कृत विद्यालय खोले जाते हैं, जिसको पैसा कौन देती है? सरकार देती है। शिक्षक कौन प्रोवाइड करता है? सरकार। उसके लिए चलाने के लिए बजट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सरकार बजट कर रही है। उसी प्रकार से आप मुस्लिम के लिए देखते होंगे मदरसे बहुत सारे खोले गए हैं, ताकि मुस्लिम वर्ग यानी कि माइनॉरिटी लेवल के जो लोग हैं वह असहजता महसूस ना करे, उसके लिए संस्था आप खोल सकते हैं। यह अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 30 के तहत किया है। क्लियर है? यानी आर्टिकल 29 में कहा गया जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे किसी विद्यालय में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को आप शिक्षा से रोक नहीं सकते, यानी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रख सकते। यह तो अधिकार दे दिया। और आर्टिकल 30 में भी कहा भी दिया गया कि ठीक है, आपको तो अधिकार दिया है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप असहजता यानी अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, किसके लिए? माइनॉरिटी लेवल के लिए कहा गया, तो आप अपनी संस्था अलग से खोल सकते हो। उसके लिए सरकार पैसा आपको देगी, शिक्षक आपको सरकार देगी, उसके लिए बजट आपको सरकार देगी। क्लियर है? क्लियर है? यानी आर्टिकल 29 और 30 यह किसके लिए कहा गया है? अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जिसकी संख्या उस राज्य में क्या हो? 10% से कम हो। क्लियर है? यानी कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों जो है, हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के, जिसमें समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, 28 तक हम कर चुके थे। अभी आ गया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। यानी आर्टिकल 29 और 30 किसके विरुद्ध अधिकार है? यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि 29 और 30 किसके विरुद्ध अधिकार दिया गया? कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अगर आप किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को पढ़ने से आप रोकते हैं, यानी कि आप मूल अधिकारी उसके फंडामेंटल राइट को आप उससे छीन रहे हैं, और जब आप फंडामेंटल राइट को उससे छीनेंगे, तो कौन सामने आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सामने आ जाएगा, और आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। अगर सबूत पाया गया तो आपको सजा होगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्लियर है? यानी आर्टिकल हमने 29 देखा, 30 देखा। अभी हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 31 क्या कहता है। ठीक, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31। देखिए, आर्टिकल 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के अंतर्गत था। ठीक है, अभी इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। जैसे मान लिया जाए कि अगर संपत्ति आपका मूल अधिकार है, तो हमने बताया था कि मूल अधिकार को ना ही आपसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही आपसे कोई सरकार छीन सकती है। ठीक है, क्या? ना ही आपसे व्यक्ति छीन सकता है, ना ही आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है या छीन लेता है, तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए सीधा कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। हमको आर्टिकल 32 हमको यह, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमारे मूल अधिकार को कोई अगर हमसे छीनता है,
तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था। अब सपोज कीजिए कि जो है मस्त हाईवे या रोड बनते आ रहा है या आपका रेल ट्रैक बनते आ रहा है, कोई ऐसा सरकारी प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें आपकी संपत्ति बीच में आ जाती है, यानी आपकी ज़मीन बीच में आ जाती है। सरकार क्या करेगी? आपकी ज़मीन लेगी, ठीक है? क्या करेगी सरकार? आपसे ज़मीन लेगी। चूँकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप जो है वो सरकार को बोलेंगे कि भाई ये हमारा परदादा का इकलौता निशानी है, आप हम इसको आपको नहीं दे सकते। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हम सीधा कहाँ जाएँगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। वह बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जज सामने के कहा कि जज साहब, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और जैसा कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमारे मूल अधिकार यानी हमारी संपत्ति को हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता, ना ही सरकार छीन सकती है। लेकिन सरकार जो है ये बोल रही है कि यहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा या यहाँ से हाईवे गुजरेगी, यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाएगी, तो आप हमको क्या करिए? ज़मीन हमको दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सरकार को कहेंगे कि आप इसके ज़मीन को नहीं ले सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं ले सकते हो। तब सरकार को कहेगी कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप जो रास्ता सड़क बना रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आप वहाँ से सड़क क्या कीजिए? मोड़ दीजिए। लेकिन यह अगर इसका मन रहेगा तो यह आपको ज़मीन देगा, अगर मन नहीं रहेगा तो आपको ज़मीन नहीं देगा। ठीक है? लेकिन अब इससे हो गया बहुत बड़ा झोल। झोल यह हो गया कि आप सपोज कीजिए कि जब हाईवे नहीं बनेगा, रेलवे ट्रैक नहीं बनेगा, तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो देश के प्रगति के लिए, देश के उन्नति के लिए बहुत बड़ा बाधा आने लगा। तब जो है मोरारजी देसाई 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है? कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन यह किया गया आपको 1978 में। ठीक है? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। उसके शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कर दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है? अभी हम समझते हैं कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। जैसे मूल अधिकार को आपसे ना कोई व्यक्ति छीन सकती है, ना ही आपसे सरकार छीन सकती है, इसे कहते हैं मूल अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार में था तो सरकार को दिक्कत हो रही थी, तब इसको कन्वर्ट करके कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा के कर दिया गया क्या? कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? अब इसको जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया। कौन से संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अब जब यह कानूनी अधिकार बना तो कानूनी अधिकार के तहत संपत्ति आपसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ने पे आपसे ले सकती। जैसे देश के प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के उन्नति के लिए, कोई भी ऐसा राष्ट्र हित के कार्य के लिए आपकी संपत्ति आपसे सरकार ले सकती, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है? तब आप नहीं बोल सकते हैं कि हमारे परदादा की इकलौती निशानी है, हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। आप जो है मजबूर हो जाइएगा सर जमीन को देने के लिए, क्योंकि इसको जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया, और कानूनी अधिकार है तो सरकार की जरूरत पड़ने पे आपसे आपकी जमीन ले सकती है। क्लियर है? क्या कर सकती है? ले सकती है। अच्छा, आप सोच नहीं सकते हैं कि जब मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया तो उस समय विपक्ष वाला हल्ला कर दिया ये कि देखो सबका सरकार जो है क्या कर रहा है? भूमि अधिग्रहण कर रहा है, सरकार जो है जबरदस्ती सबका जमीन ले रहा है। उस समय तो इतना सोशल मीडिया था नहीं, लोगों को एक्चुअल सच्चाई पता नहीं, समझ में नहीं आया। आपको विश्वास नहीं होगा कि अगला चुनाव जो है मोरारजी देसाई साहब हार गए थे। इसलिए हार गए क्योंकि विपक्ष वाला हल्ला करने में कामयाब हो गया कि सरकार जो है सबका जमीन जबरदस्ती ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ये तो देश के प्रगति के लिए काम हो रहा था ना, और ये जरूरी भी था। अगर सपोज कीजिए ऐसा नहीं होता तो जो हाईवे सीधा चल रहा है, जिसकी गाड़ी की स्पीड जो है वो, अगर सड़क सीधा है तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन वही सड़क अगर टर्निंग हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब 100 किलोमीटर में 50-60 तो टर्निंग मिल जाएगा, तो जो समय जाने में 1 घंटा में हम पहुंचेंगे तो उसी को हमको 2 घंटा या 2.5 घंटा समय हमें लग सकती है। ठीक है? इसलिए तो एक्सप्रेस वे और हाईवे बनाया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय कम लगे।
तो समझ में आ गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके किसमें कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में। और यह था आपका आर्टिकल 31 के तहत। अब इसके आर्टिकल 31 से उठा करके कहीं तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मूल अधिकार का डिफिनेशन क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब यह जब मूल अधिकार है ही नहीं, तो इसको तो हटा के कहीं तो हमको साइड में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो और हम ये भी बताए थे कि संशोधन का मतलब क्या होता है, कि अगर हम संविधान में कुछ जोड़ रहे हैं या संविधान में कुछ हटा रहे हैं, तो उसको हम किस शब्द से बुलाएंगे, तो उसको हम संशोधन कहेंगे। क्लियर है, तो यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया गया। और इस आर्टिकल 31 से हटा करके, ठीक है, अनुच्छेद किसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, 300 के काम में जोड़ा गया। यानी अब हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, क्या है, कानूनी अधिकार है। सरकार को जरूरत पड़ने पे हमसे ले सकती है। और इसे 31 से हटाकर किस में जोड़ा गया, आर्टिकल 300 के काम में जोड़ा गया। क्लियर है, आर्टिकल 31 क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला आर्टिकल, क्या आर्टिकल 32 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 में है आपका संवैधानिक उपचार। क्या है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मतलब रिमेडी। देखिए संवैधानिक उपचार, उपचार मतलब आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अच्छे से उपचार कर देगी। यानी आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकती, आपसे आपके मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके मूल अधिकार को छीनता है या हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगी। ठीक है, डायरेक्ट उस पर एक्शन लेगी और उसको जो है सजा देगी, अगर सबूत मिल गया तब। किसमें कहा गया, आर्टिकल 32 के तहत कहा गया। जैसे हमने पढ़ाया था कि आपको फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें 12-13 में तो कुछ है नहीं, 12 में परिभाषा दिया गया और 13 में अल्पीकरण बताया गया, यानी कि लिमिटेशन है। मेन मूल अधिकार जो है स्टार्ट कहां से होता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक, अनुच्छेद 30 तक। 31 तो होगा नहीं, क्योंकि 31 को तो मूल अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार और 300 के काम में जोड़ दिया गया। तो मेन जो फंडामेंटल राइट जो आपको दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक जो भी आपको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी व्यक्ति आपसे छीनने का कोशिश करता है या उसका हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट एक्शन लेगी। जैसे मान लिया जाए कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको देश में भेदभाव नहीं करना है। अगर आप भेदभाव करते हैं, सबूत मिल गया, पकड़ा गए, तो सरकार जो है, सरकार सॉरी, आपको सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो है वो बढ़िया से नाप देगी, आपको सजा हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। क्लियर है, या अनुच्छेद 17 को पकड़ ले, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता के अंत मतलब छुआछूत के आधार पर जो है आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर आप कोई व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं और वह व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान है, तो वह सीधा कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। और सबूत अगर पेश कर दिया गया आपके खिलाफ, तो आपको कोर्ट जो है वह सजा दे सकती है, आपको जेल हो सकती है। यानी अनुच्छेद 32 में कहा गया कि मूल अधिकार को छीनना नहीं है, हनन नहीं करना है। यानी कि आपको नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, आपकी बढ़िया से उपचार कर देगी। क्या कर देगी, उपचार कर देगी। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का उपचार कर देती है, उसी प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन और छीनते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बढ़िया से उपचार कर दे। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत मतलब इसको अधिकार दिया गया रक्षा करने का, तो आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। तभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32, आगे जब बढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 226। क्लियर है, आप अभी इतना समझ के रखिए कि हमारे मूल अधिकार को हमसे कोई छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जहां पर हमको नजदीक पड़ेगा वहां हम जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। अच्छा, हाँ, आप सोचिए कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता, आर्टिकल 32 नहीं होता, तो हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। कैसे, तब तो कोई भी जो है क्या करता, हमारे मूल अधिकार को हमसे छीन लेता।
हमारे साथ भेदभाव करता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या छुआछूत के आधार पे, या व्यक्ति की स्वतंत्रता हमको नहीं होती, संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता, कोई जबरदस्ती आके कूद जाता कि हम तुमको संपत्ति खरीदने नहीं देंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते थे, आप अपने धर्म को नहीं, संस्कृति नहीं बचा सकते थे। ठीक है, आप ऐसा क्यों करते? क्योंकि आपको देश का सबसे बड़ा न्यायिक व्यवस्था आपकी रक्षा कर रही है। कौन रक्षा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा कर रही है। आपको यह अधिकार दिया है कि कोई भी अगर आपको हनन या छीनने की कोशिश करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आपकी रक्षा कर रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 32 है तभी हमारा मूल अधिकार है। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो हमारा कोई मूल अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी हमारा मूल अधिकार है क्योंकि हमारे पास अनुच्छेद 32 वाला मूल अधिकार है। समझ में आ रहा है? यानी हमारा मूल अधिकार इसलिए है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 वाला मूल अधिकार यानी संवैधानिक उपचार। अगर यह नहीं होता तो क्या होता? तो हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू नहीं रह गया होता। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, किसने कहा है? यानी कि BR अंबेडकर साहब ने कहा है कि आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 को सॉरी, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा को। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 32 है तो हमारे मूल अधिकार हैं, अदरवाइज नहीं है। इसलिए जो है क्या कहा गया? इसे संविधान का आत्मा कहा गया। और संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? आर्टिकल 19 को, क्योंकि एक व्यक्ति के सभी बेसिक जरूरतें यानी बेसिक आवश्यकता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 में। इसलिए आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है और आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्लियर है? एक और होता है कि संविधान का आत्मा और हृदय संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? यानी कि आर्टिकल 32 आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 32 के तहत आपकी मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कब? तो आपके मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, देखिए इसी में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वह आदेश देती है। ठीक है, 5 प्रकार के आदेश देती है और इन्हीं आदेशों को हम क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। और ये 5 आदेश यानी 5 रीट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 रीट को जो हम अगले क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है, आज हमने क्या क्या पढ़ा कि आर्टिकल 29 देखा। कौन सा? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में हमने देखा कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पे आप किसी शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक, किसके लिए? अल्पसंख्यक, यानी 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार जो है किसके लिए दिया गया? अल्पसंख्यक के लिए। यानी अल्पसंख्यक को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। वही आर्टिकल 30 में क्या कहा गया? आर्टिकल 30 में कहा गया कि पहले तो उसको अधिकार दे दिया गया, ठीक है, आपको वंचित कोई नहीं करेगा, आपको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी शिक्षण संस्थान या विद्यालय में पढ़ने में असहजता महसूस करता है, अनकंफर्टेबल उसको लगता है, तो अलग से संस्था अपना खोल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? संस्कृत विद्यालय या मदरसा। ठीक है, इसका जीता जागता आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो अपनी अलग से संस्था खोल सकती है। उसको टीचर कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार। उसके लिए पैसे कौन देगी? सरकार। बजट कौन देगा? सरकार। ठीक उसी प्रकार से जैसे सरकारी विद्यालय को सरकार पैसे देती है। क्लियर है? किसमें कहा गया? आर्टिकल 30 में कहा गया। आर्टिकल 31 यह भी मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन सीरियल नंबर में है, हमको पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। कब किया गया? 1978। इसमें कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। यह आपको क्वेश्चन प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? पूछे जाते हैं कि आपको 44 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में जोड़ा गया? तो संविधान के अनुच्छेद संविधान का कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के शासनकाल, यानी उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ऐसे जोड़ा गया, 31 से हटा करके 300 के कम में जोड़ा गया।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी का मूल अधिकार का हनन करता है या छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। आपको जो नजदीक पड़ता है आप वहां पे जा करके आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 32 क्या कर रहा है, उपचार कर दे रहा है, इसलिए इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा गया। और हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 वाला मूल अधिकार, अदरवाइज इन मूल अधिकार का कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाता। तो हम इस क्लास में आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है, यानी 5 प्रकार का आदेश देता है, और इन्हीं आदेश को हम रीट कहते हैं। और ये 5 आदेश कौन कौन से हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस, ठीक है, परमादेश, आपका अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, अगले क्लास में देखने वाले। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए, ताकि हम जो भी क्लास यूट्यूब पर डाल रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, और आप देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।